Good morning, student. Today discuss about major intra and गुड मॉर्निंग extracellular सर। electrolytes, है ना। आज अपन डिस्कस करेंगे कि इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंट्रासेलुलर आयंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रीफ में करेंगे, है ना। तो हम अनुराग सर, है ना, अपना नाम फिर से एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को। आज हम आपको फिर से एक न्यू टॉपिक्स लेकर के आएंगे जिसमें से मेजर इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि इसका मेजर है इंट्रा और इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल में के अंदर जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, साथ साथ उनकी डिफिशियंसी के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, तो उस डिफिशियंसी के कारण कौन से मेजर डिसीज कॉज हो जाती है। ठीक है, और हमारी बॉडी कब अनबैलेंस होती है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा टॉपिक है जिसमें से इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करेंगे। कैसे, हमारा मेन बताने का उद्देश्य क्या है, जिसके अंदर आपको एक डायग्राम्स दिख रहे हैं स्नैपशॉट, जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस दिख रहा है और इंट्रा सेलुलर स्पेस। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा है, सेल है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट से आयंस दिख रहे हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना, क्लोराइड्स आयन। कुछ साइड, एक साइड इनसाइड में सेल के अंदर जाते हुए कुछ एरो दिख रहे हैं और कुछ बाहर जाते हुए। ठीक है, यहाँ पे हमारी सेल एक डायग्राम है, मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन्स के अंदर इनसाइड मेम्ब्रेन्स एंड आउटसाइड मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देखेंगे प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स, कैपिलरी एंडोथेलियल इंटरसेलुलर फ्लूइड्स, आईसीएफ होते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की बात करेंगे। और ईसीएफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, मतलब सेल के अंदर, सेल के इनसाइड में और सेल के बाहर साइड में बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। हमारी बॉडी जो है एक फ्लूइड से चलती है। जैसे अब आप बोलो, इंजन में आप बाइक चलाते हो, है ना, कार चलाते हो, तो कार को चलाने के लिए क्या चाहिए, ईंधन चाहिए, है ना, पेट्रोल और डीजल चाहिए। अगर पेट्रोल नहीं होगा, पेट्रोल और डीजल नहीं होंगे, तो आपकी गाड़ी चलती नहीं रहेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि वो क्या होगा, मेजर पार्ट है आपकी बाइक को चलाने के लिए। ठीक है, तो आपकी बाइक कब चलेगी, जब उसके अंदर फ्लूइड्स होंगे। उसी प्रकार आपकी जो बॉडी है, हमारा शरीर है, शरीर का पूरा जो पार्ट होता है बॉडी की, जो फिजियोलॉजी है, बॉडी की फिजियोलॉजी किस पे डिपेंड होती है, आयंस के। आयंस के अंदर मतलब सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कुछ मेजर आयंस होते हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं और बॉडी की जो फिजियोलॉजी होती है उसके लिए हेल्प करते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये आयंस की कमी हो जाती है, डिफिशियंसीज हो जाती है या एक्सेस हो जाते हैं, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी अनबैलेंस होती है। हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी अनबैलेंस होगी तो हमारे क्या होगी, कुछ डिसीज कॉजेस हो जाती, बीमारियां आ जाती हैं। तो हम आज इसी पे डिस्कस करेंगे कि हमारे कौन से इंट्रासेलुलर आयंस हैं, कौन से एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस हैं, इनका इंपॉर्टेंस रोल क्या है, बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या इनका मेजर इफेक्ट क्या है, मेजर रोल क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही देखेंगे कि इंट्रासेलुलर आयंस में कितने परसेंट बॉडी के अंदर कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं। आपने जल्दी पढ़ा होगा कि वाटर, मैक्सिमम फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट्स होता है, 70 टू लेकर 72-75% तक वाटर कंटेंट्स होती हैं। उसके साथ अदर फ्लूइड्स के अंदर वेस्कुलर फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, एक्स्ट्रासेलुलर आयंस के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, है ना, सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स होते हैं आपके। ठीक है, तो बहुत सारे जो फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फ्लूइड्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं और उन फ्लूइड्स का क्या वर्क क्या है। मतलब समझें, जिस तरह से हमने बात किया कि बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल यूज करते हैं, उसी प्रकार हमारे बॉडी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए बॉडी को की मैकेनिज्म, बॉडी की हीमोस्टेटिस मैकेनिज्म, बॉडी की रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म, बॉडी की रिस्पायरेटरी के साथ साथ इम्पल्स कंडक्शन, आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर इम्पल्स, सीनस सिस्टम से इम्पल्स का कंडेंशन होता है, देखते हो, तंत्रिका तंत्र होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, जो क्रेनियल्स नर्व होती हैं, उनके अंदर जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है, उसके लिए भी हमारे आयंस ही जिम्मेदार होते हैं। उन आयनों का फन, जैसे हमने देखा सोडियम आयंस है, पोटेशियम आयन है,
क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है, फास्फेट आयन है, मैग्नीशियम आयन। इन आयंस का हमारे बॉडी की फिजियोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन से आयन हमारे बॉडी की रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन से हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, कौन से आयन हमारे इम्पल्स कंडक्शन के लिए होते हैं, कौन से आयन हमारे बोन के लिए स्ट्रॉन्गनेस के लिए प्रेजेंट है, कौन से आयन हमारे डिफरेंट डिफरेंट रीनल मैकेनिज्म के लिए। मतलब हमारी बॉडी के जितनी मैकेनिज्म होती है उन सारी मैकेनिज्म के लिए आयंस रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमको पहले पढ़ना है कि कौन से आयंस है और बॉडी के अंदर कितना परसेंटेज पाए जाते हैं। मतलब अगर हम बात करेंगे वाटर कंटेंट्स, प्लाज्मा कंटेंट्स, वेस्कुलर फ्लूइड, इंटेस्टिटिनल फ्लूइड्स का कितना परसेंटेज हमारे बॉडी के अंदर होता है, मेल में कितना होता है और फीमेल में। तो हम जनरली किसको कंपेयर करते हैं, अडल्ट के हिसाब से करते हैं कि मेल में अडल्ट में इतना पाया जाता है और फीमेल में इतना पाया जाता है। तो इन सारी बातों में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज अपना टॉपिक है मेजर इंट्रा एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स या मेजर इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर आयंस, है ना, आयनों के बारे में, फ्लूइड्स जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि बॉडी फ्लूइड्स आर सोल्यूशन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोल्यूट्स। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं, सोल्यूशंस हैं, कैसे हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सोल्यूट, उठा लिया अब ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पूरा। सोल्यूट्स होते हैं। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सोल्यूट्स जो हमारे बॉडी की सारी मैकेनिज्म रिएक्शंस को, सारी मैकेनिज्म प्रोसेस को एक क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इनका मेन इंपॉर्टेंस रूल होता है। Concentration balance of various components are maintained in order to cell and tissue to have a constant environment homeostasis। मतलब आप जैसे देखते हैं कि ब्लड का भी ऑस्मोटिक प्रेशर, हमने बात कर दिए थे कल, है ना, आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, उसी प्रकार हमारे बॉडी की होमोस्टेटिस मैकेनिज्म होती है। मीन्स जैसे सपोज है इस समय टेम्परेचर है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री सी है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री सी, एक नॉर्मल होता है। ठीक है, लेकिन आपको मतलब एनवायरनमेंट की टेम्परेचर और बॉडी के दोनों क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर आपका टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा तो हमारी क्या होती है, ब्लड सेल्स जो होती है, सेल्स क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, फट जाती हैं और ब्लडिंग होती है। आपने देखा होगा कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जो रीजन्स में ठंड ज़्यादा होती है, वहाँ पे देखो बॉडी को मेंटेन करने एडॉप्टेशन नहीं हो पाता, तो क्या होते हैं, नाक से खून आने लगता है, या तो क्या होती है हमारी बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। ठीक है, जैसे अभी ठंड के केस है, आप ठंड के केस में देखो यूरिन का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, यूरिन क्या होती है, जल्दी जल्दी फिल्टर हो जाती हो, ज़्यादा पेशाब लगता है। आपने देखा होगा ठंड के दिन में आप एक क्लास दो क्लास लेते हो तो फिर लगता है कि जाकर के वॉशरूम हो जाए। मतलब कि क्या होता है, यूरिन का फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है और बाहर के टेम्परेचर में डिफरेंस है। तो आपकी बॉडी की हीट को रिलीज कर रही है और बाहर के टेम्परेचर को बैलेंस कर रही है। उसी प्रकार ब्लड का होमोस्टेटिस होता है, ब्लड के अंदर भी ब्लड का एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, वो हमारी बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे आपका जब वोमिटिंग होती है या तो लूज मोशन हो जाता है, तो आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाता है तो हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको बॉटल चढ़ाते हैं। बॉटल के अंदर क्या होते हैं, यही सारे आयंस प्रेजेंट होती हैं, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन। क्योंकि हमारे बॉडी से वो आयन वोमिटिंग के थ्रू या लूज मोशन के थ्रू हमारे बॉडी से वो लॉस हो गया है, कम हो गया है। तो जब बॉडी के अंदर हमारे आयंस कम हो जाते हैं, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको बैलेंस करना चाहती है। तो लेकिन बैलेंस करने के लिए क्या होते हैं, वो आयंस की कमी हो जाती है। तो आयंस की कमी होने के कारण हमारी जो ब्लड सेल्स होती हैं उनकी ऑस्मोटिक प्रेशर, होमोस्टेटिस मैकेनिज्म प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे ब्लड सेल फटने लगती हैं और ब्लड सेल क्या होती हैं, अंदर से रैप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, अब वोमिटिंग आ रहा है। जब तक हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, मतलब है ना, आपने खाना खाया है, वो है, पानी है, तब तक माउथ से आएगा। जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या, जो ब्लड रहेगा तो ब्लड की, इसीलिए कहते हैं कि खून की उल्टी होने लगती है। बहुत ज़्यादा उनको डिहाइड्रेशन हो गया था, है ना, कहते हैं गांव में ना उल्टी दस्त बहुत ज़्यादा चालू हो गया था। इसी कारण तो वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के सारे आयंस क्या होते हैं, लॉस हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। द कंसंट्रेशन बैलेंस ऑफ वेरियस कंपोनेंट are maintained in order the cell and tissue have
constant environment, this is known as the homostasis. To maintain the internal homostasis, अब internal homostasis को maintain करना है, रेगुलर मेंटेन करना है, तो इसके लिए दे आर रेगुलर मैकेनिज्म कंट्रोल। तो हमने देखा अगर प्रीवियस क्लास में कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग पीएच होता है, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पीएच के। उसके बाद आयनिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस, हमने कल पढ़ा ना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक बैलेंस भी करना है, ऑस्मोटिसिटी मेंटेन करना है, उसके साथ साथ आयनों का बैलेंस, मतलब आयन का भी बैलेंस करना, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सभी आयन को क्या करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस करना आपको आयनों को बहुत जरूरी है। तो अगर आज का मेरा टॉपिक है अपना, देखेंगे यहाँ पे मेजर इंट्रा एंड एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट बॉडी फ्लूइड्स आर सॉल्यूशन, इनके अंदर क्या क्या है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली वाटर, मेन क्या होता है, पानी, जल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम पार्ट होता है फ्लूइड्स का वो जल का होता है, जल का कंटेंट्स होते हैं। द वाटर कंटेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी रेंज फ्रॉम 50 to 70, ठीक, एवरेज अबाउट 55% इन अडल्ट मेन एंड 50% इन अडल्ट वुमेन के हिसाब से। तो 50 से 70% के बीच में पानी होता है, जल 70, एवरेज अगर एक अडल्ट वेट के हिसाब से बोले, अडल्ट वुमेन्स और वुमेन्स में और मेल में, तो कितना होता है 55 और 50%, मतलब 55% पुरुषों में और 50% महिलाओं में वाटर का कंटेंट्स होता है एक अडल्ट वयस्क, है ना, नर और मादा में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर बिटवीन वेरियस फ्लूइड्स जनरली, अब हमारी बॉडी के फ्लूइड्स को डिवाइडेशन कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो कहता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स के आईसीएफ बोलते हैं इसको, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में कंपेयरिंग 45 to 50%, मतलब 45 से 50% बॉडी वेट के हिसाब से आईसीएफ फ्लूइड होता है ना, इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स होता है। दूसरा है इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स, है ना, ये थोड़े से यहाँ पे कॉपी करने में FLUIDS है, फ्लूइड्स है, हमने मैं करेक्ट करके करवा दूँ यहाँ पे, ठीक। इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स में कंपेयर करते हैं 12 to 15%, 12 से 15% बॉडी वेट्स होता है, एंड प्लाज्मा और वेस्कुलर फ्लूइड कितने होते हैं, कंपेयरिंग 4 to 5% बॉडी के हिसाब से, 4 से 5% वेस्कुलर या प्लाज्मा फ्लूइड्स है। इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स कितना है, 12 से 15%, और आईसीएफ कितना होता है, 45 से 50%, इतना हमारा बॉडी के हिसाब से फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट। इंटरस्टेटियल एंड वेस्कुलर फ्लूइड्स, इसके अंदर जिसको बोलते हैं प्लाज्मा फ्लूइड्स, दे आर कलेक्टिवली नोन, उसी को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, मतलब इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स और वेस्कुलर फ्लूइड्स को कंबाइन हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मतलब इंट्रासेलुलर, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और सेल के जो बाहर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या आ रहा है, इंटरस्टेटियल फ्लूइड, वेस्कुलर फ्लूइड्स एंड अथवा प्लाज्मा फ्लूइड्स, ये दोनों मिलाकर के कितने होते हैं, 4 to 5 और 12 to 15%, ये टोटल है। 15% यहाँ पे 50, और यहाँ पे देखेंगे 15 से 45, मतलब 70% अपना टोटल फ्लूइड्स हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हम बात करें, आगे देखते हैं। ये देखिए एक सपोज एक हमारा ये डायग्राम्स है, इसके अंदर रिपीट करने हैं। ये इंटरसेलुलर सेल है, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स आपकी ये टिश्यू हो गई, देखिए टिश्यूज इंटरसेलुलर फ्लूइड्स होगा। अब यहाँ पे इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स के बारे में हमने बात किया कि इंटरस्टेटियल होगा, प्लाज्मा होगा, प्रोटीन्स होगी, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, देखिए, है ना, कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, ब्लड सेल है, प्लाज्मा, ब्लड में क्या कंपोनेंट्स क्या होता है, प्लाज्मा भी होता है, ये हमारी कैपिलरीज है। अब H2O को ट्रांसपोर्ट दिख रहा है बाहर साइड में भी, अंदर साइड में। अब देखो हमारा इंटरस्टेट सोडियम आयंस है, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनसाइड है पोटेशियम आयन, सोडियम आयन अंदर जाएगा तो पोटेशियम आयन बाहर आएगा। इसी तरह एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का एक ये डायग्राम है, मतलब थोड़ा सा सेल के अंदर कैपिलरी है, ब्लड सेल है, उनके डायग्राम्स। तो आगे चलते हैं थोड़ा। All these fluid are separated from another by membrane, किसके थ्रू ये सेपरेटेड होते हैं, बीच में क्या लगी होती है, सेल मेम्ब्रेन, that are permeable to water and many organic inorganic entities, मतलब permeable मतलब अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जाते थे, कहता है permeable to the water and many, बहुत सारे inorganic और organic ions अंदर और बाहर जाते रहते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है।
कंपाउंड्स हैं। दीज मेम्ब्रेन्स आर नियरली इम्परमेबल टू बिगर मालिक्यूल्स। अब ये इम्परमेबल बिगर मालिक्यूल्स जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं ना, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े मालिक्यूल्स हो सकते हैं। बड़े मालिक्यूल्स क्या बोलते हैं हम? मैक्रो मालिक्यूल्स। मैक्रो मालिक्यूल्स में जनरली प्रोटीन्स एंड लिपिड, ये क्या हो सकते हैं? बड़े मालिक्यूल्स। तो जो भी अगर मान लीजिए मेम्ब्रेन है, आप जैसे चाय छानते हो तो चाय के अंदर चाय की पत्ती छन जाती है और लिक्विड्स अंदर चला जाता है, चाय नीचे आ जाती है। उसी प्रकार मेम्ब्रेन्स के अंदर भी एक प्रकार के आयंस होते हैं। बड़े आयंस इधर सेपरेट हो जाएंगे, छोटे आयन अंदर, और उनमें आपस में आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन, आयन एक्सचेंज करते रहेंगे सेल के अंदर और सेल के बाहर, ठीक है, परमिएबल मेम्ब्रेन की थ्रू। दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू, तो हमने कहा प्रोटीन और लिपिड्स, एंड दे आर सेलेक्टिवली परमिएबल टू सर्टेन स्मॉलर आयन। बड़े आयन कौन से थे हमारे? प्रोटीन और लिपिड्स, और छोटे आयन्स में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम। वाटर एंड डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पैटर्न्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, है ना, इज फ्लूइड मेंटेन बाय वेरियस बॉडी मैकेनिज्म। ये सारे आयन बॉडी के अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा क्या होते हैं? अपने फंक्शंस करते हैं। मतलब सोडियम का अलग फंक्शन होगा, पोटेशियम का अलग, क्लोराइड का अलग, मैग्नीशियम के अलग, बाइकार्बोनेट का अलग, सभी आयंस को, ठीक है, क्या करते हैं? ये सारे आयंस का अलग अलग इनका मैकेनिज्म होता है और अपने अपने मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये वर्क करते हैं। यहाँ है predominantly sodium and chloride ion present in the plasma and intestinal fluids में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में और इंटेस्टेटियल फ्लूइड्स के अंदर। यहाँ पे इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स है, ये इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स, तो कौन प्रेजेंट है यहाँ पे? सोडियम, है ना। आगे उसकी बात तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सोडियम। क्लोराइड प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इंटेस्टाइनल। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है। और उसके बाद दे आर, इसके अंदर भी आगे भी लिखा है मैग्नीशियम, फॉस्फेट, ठीक है, आयन कुछ। इसके अंदर देखना, हमने ECF का बात किया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, और दूसरा है हमारा ICM मतलब इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर फास्फेट आयन, मैग्नीशियम आयन और आपके पोटेशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं और डायग्राम। इस डायग्राम्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करने, पता करने हैं। जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर वेस्कुलर फ्लूइड्स है, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स है ना, ICF। अब आप देखो वाटर रहेगा, यूरिया है, ग्लूकोज है। यहाँ पे देखो सोडियम, मेन फंक्शन किसका बात कर रहे हैं? सोडियम की। यूरियाज भी होगा, वाटर होगा, ठीक है, ग्लूकोज, सोडियम आयन एंड प्रोटीन। तो ये हमारे कैपिलरी बॉल्स के अंदर है, ठीक है। अब बॉल है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी आयन होते हैं अंदर और बाहर अपने एक्सचेंज होता रहता है, मतलब आदान प्रदान आयनों का होता रहता है। तो इसके अंदर दो प्रकार से मेन है, हमने कहा कि कैटायंस होंगे और एनायन, मतलब धनात्मक आयन, पॉजिटिव आयंस, और कुछ क्या होंगे? निगेटिव आयन। उन दोनों का क्या होगा? बैलेंस होगा। तो जिसके अंदर क्या होगा? हमारा कैटायंस की अगर बात करेंगे तो कैटायंस के अंदर कौन से आयन होंगे? सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, ये सारे क्या है? हमारे कैटायंस हैं। अगर हम एनायंस की बात करेंगे, ठीक है, एनायंस में बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन, फास्फेट आयन, ऑर्गेनिक एसिड भी आ जाएगा, प्रोटीन्स, ये सारी चीज। मेजर कौन से हैं हमारे? बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन, ये सारे क्या है? हमारे एनायंस हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा, इसमें देखो ग्राफ के अंदर ECF और ICM, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, यहाँ पे रख, अंदर साइड भी सेल के अंदर है, इंटरसेलुलर में प्लाज्मा के अंदर सोडियम, पोटेशियम यहाँ पे दिख रहे हैं। इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स है ना, सोडियम आयन यहाँ पे भी दिख रहा है, पोटेशियम थोड़ा सा दिख रहा है। ये तो ये हमारे कैटायन में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हो गया और इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। इस तरह से यहाँ पे कैटायन के बारे में मतलब एक रिप्रेजेंटेशन बताया गया कि आपको देखना कि कैटायन में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होंगे, एनायन में बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड फास्फेट आयन। इस प्रकार से दो टाइप्स के आयंस हैं, इनका मेजर रोल है। डिफरेंट आयंस की बात करें, देखिए आपके बाइकार्बोनेट आयंस, क्लोराइड आयन, प्रोटीन्स आयन, ठीक है, सोडियम आयन, फास्फेट आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम, ये सारे आयंस का मेजर रोल्स होते हैं। देखिए इस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं। क्लोराइड में माइनस आयन, फ्लोराइड्स आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, ये मेम्ब्रेन्स के पार्ट। आगे देखेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि इनका फंक्शन क्या है, फिर हम डिटेल करेंगे आगे। देखिए क्या मेन है इलेक्ट्रोलाइट में, जैसे सपोज सोडियम आयन,
पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, क्या इनका इंपॉर्टेंस रोल है? तो सोडियम आयन का मेन इंपॉर्टेंस रोल क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूं जिससे आपको इंटरेस्ट बढ़े आगे। सोडियम आयन क्या करते हैं, मोस्ट अबंडेंट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी केमिकल्स, ठीक है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोसिस के लिए, हार्ट फंक्शंस एंड सेल मेम्ब्रेन, ये मेन इसका सोडियम आयन का मेन काम रहता है। पोटेशियम आयन इसेंशियल फॉर नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्साइटेबिलिटी एंड नर्व इम्पल्स, मतलब जो हमारे सिनस सिस्टम से नर्व्स का इम्पल्स आता है उसके लिए मेन काम किसका होता है, पोटेशियम आयन का। क्लोराइड आयन रेगुलेट क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, असिस्ट रेगुलेटरी एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस जो होता है उसको मेंटेन करता है, साथ साथ में ऑस्मोटिक प्रेशर के। कैल्शियम आयन यूजुअली कंबाइंड विद फास्फोरस आयन के साथ, मिनरल साल्ट बोन्स के लिए, टीथ के लिए, प्रमोट नर्व इम्पल्स एंड मसल्स के यूएस ज्वाइन नहीं हुआ है सर, हैं कंस्ट्रक्शंस एंड निर्बल्स, ये होता है रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों फंक्शंस होते हैं। मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, मेजर रोल इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मटन, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म हैं, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हैं, स्टोरेज हैं, इंटरसेलुलर एनर्जी एंड न्यूरोनल ट्रांसमिशन, इंपॉर्टेंट फंक्शन, हार्ट नर्व्स एंड इम्पल्स, इस सभी के लिए मेजर रोल्स किसका है, हमारा मैग्नीशियम आयन का। ये हमारा थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से कि इस एक्चुअली में इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या वर्क होता है ना। आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक फंक्शन के अंदर हमने जो चार्ट के रूप में देखा था, बॉडी कंटेंट 60 to 70% वाटर है, तो बॉडी फ्लूइड्स में हमने क्या बात किया, डिस्कस किया, इंटरसेलुलर में 45 to 50%, एक्स्ट्रा सेलुलर में इंटरस्टेटिनल फ्लूइड्स में 12 to 15% बॉडी वेट के हिसाब से, और मस्कुलर फ्लूइड्स में हमने देखा कि 4 to 5% वेट की, ठीक है। आप यहाँ पे मेम्ब्रेन्स, ये दोनों हमने देखा कि सेल है हमारी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन के थ्रू हमारे आयंस प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी की फिजियोलॉजिकल, बॉडी के अंदर जो हमारा रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म होता है, बॉडी के अंदर जो रीनल मैकेनिज्म, मतलब किडनी किस तरह से काम करेगा, है ना, आपका हार्ट कैसे, मतलब कि लंग्स किस तरह से बात करें, लंग्स मैकेनिज्म, रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म होता है, इम्पल्स जो बॉडी के अंदर पूरा जनरेट होती है, उन सभी के फंक्शंस के लिए, ठीक है। और इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर्स के लिए, बोन्स का फंक्शन है, बोन्स की स्ट्रॉन्गनेस के लिए मैग्नीशियम आयन, ये सारे आयंस में बॉडी में किस तरह से एक दूसरे से एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होने के साथ करते हैं। ये इंटर सेलुलर स्पेस है, और ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इधर सोडियम आयंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम है, दोनों क्या हो रहे हैं, देखिए पोटेशियम आयन एक्स्ट्रा सेलुलर की मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे सोडियम आयन इधर जा रहे हैं, फिर से रिवर्स में पोटेशियम आयन आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे देखेंगे, ये आयंस जो इसके अंदर सिंबल देखा बना है, ये सोडियम आयन के सिंबल्स हैं, ठीक है, ये हमारी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, ये फास्फेट आयन है हमारे, देखिए इस तरह से जो दिख रहे हैं छोटे छोटे फॉस्फेट आयंस, ठीक। आपको ये सब समझने के लिए है ना, आपको ये कंसंट्रेशन में देखिए, ये एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पोटेशियम येलो वाले पार्ट क्या है हमारे पोटेशियम की, ये वाला पार्ट हमारा फॉस्फेट आयन है, ये वाले हमारे सोडियम आयन, और ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में एक दूसरे से सेल में ये जुड़े हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे क्या है हमारा साइटोप्लाज्म। तो आपको यहाँ पे हमारा ये दिखाने का मेन उद्देश्य क्या था, इस रिप्रेजेंटेशन को आपको देखिए कि आयंस किस तरह से मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, और ये किस तरह से हमारे बॉडी की मैकेनिज्म में इंपॉर्टेंस रोल अदा करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, बॉडी कंसिस्ट में 70% वाटर में, अब ये कहता है कि 2 to 3 बॉडी वेट इन H2O, 1 से 3 पार्ट ऑफ H2O विद इन द सेल के अंदर, एंड 1/3 पार्ट H2O इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन टिश्यू सराउंडिंग द सेल, मतलब बॉडी के अंदर वाटर तो है, लेकिन कितना पार्ट्स कहाँ पे होगा, तो कहता है इन बॉडी के वेट के हिसाब से 2/3 पार्ट्स होगा, 1/3 पार्ट जो होगा सेल के अंदर विद इन द सेल, एंड 1/3 पार्ट H2O एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू के अंदर होगा सराउंडिंग द सेल के अंदर। 25% इंटरस्टेटियल फ्लूइड्स होता है, जिसको बोलते हैं ISF बोलते हैं, 5 to 8% प्लाज्मा, ठीक है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड्स होते हैं। उसके अलावा क्या होगा,
1 से 2% ट्रांससेल्युलर फ्लूइड्स में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएम मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड्स आंखों के अंदर होता है, देखा होगा आंख के अंदर जो फ्लूइड्स होता है आई के अंदर, इंट्राऑक्यूलर फ्लूइड्स, सीरीज मेम्ब्रेन्स, जीआईटी, रिस्पायरेटरी एंड यूरिनरी। अब आगे देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या एडिशन था हमने, प्लाज्मा इंटरस्टेडियल आल्सो इंक्लूड द सीएसएफ मतलब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स। लिम्फ नोड्स होती हैं, आपने देखा होगा बॉडी के अंदर लिम्फ फ्लूइड्स है, पेरिटोनियल्स होता है, प्लूरल होता है एंड साइनोवियल फ्लूइड्स है ना। साइनोवियल फ्लूइड्स में आपने देखा होगा साइनोवियल फ्लूइड्स भी होगा, प्लूरल फ्लूइड्स होगा, पेरिटोनियल्स फ्लूइड्स होगा, लिम्फ्स के अंदर फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है। नियरली 40% इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स, अबाउट 4 लीटर की बात कर रहा हूँ, 4 लीटर, ये सोचो बॉडी के अंदर 4 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है, इतना फ्लूइड्स हमारे अंदर बॉडी के अंदर होता है। इसीलिए जब भी वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, उस केस में ये फ्लूइड्स लॉस हो जाते हैं। तो आप देखिए सोचो 40% इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स होना चाहिए बॉडी के, 4 लीटर्स होना चाहिए, सोचिए है ना। तो कंप्रेस या डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा कार्टिलेज होती है ना, आप मैडम पढ़ा रही हैं, देखो बोर्ड बोन्स पढ़ा रही हैं शायद एपीएससी में, है ना। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बॉडी के अंदर सभी पार्ट हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो बॉडी का हमारा पार्ट है उसके अंदर देखिए बोन्स में भी होता है, फ्लूइड्स होता है ना, जो जॉइंट होते हैं बोन्स के उसके अंदर ही होता है, पेरिटोनियल फ्लूइड्स होता है, ठीक है। आई के अंदर, आंखों के अंदर भी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह सारे ये फ्लूइड्स का मैकेनिज्म होता है, ये बॉडी को मेंटेन करते हैं। It is not readily accessible and does not take part in Q exchange with the rest of the body water. Remaining intestinal fluids में कितना कहता है 65 लीटर, 65 लीटर एंड प्लाज्मा 3.5 लीटर constitutes the active and mobile part of the extracellular। ये हमारे एक्स्ट्रासेलुलर मोबाइल पार्ट्स होते हैं जो वर्क करते हैं। तो आप देखिए ये सारे फ्लूइड्स बॉडी के, आपकी बॉडी के सारे मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं बॉडी वाटर अलोंग विद इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी वाटर के साथ साथ जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जनरली आयंस होते हैं जो कैटायंस और एनायन के फॉर्म में होते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम क्लोराइड, फास्फेट, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आयन। Other constituents maintain the fairly constant limit by the regulation between the intake and output of water। अब आप पानी पी रहे हैं इंटेक्स, तो 2 मैकेनिज्म होती है, एक मैकेनिज्म होगी इंडोजीनियस, दूसरी होगी एक्सोजीनियस, ठीक है। तो नॉर्मल इंटेक ऑफ वाटर अचीव एक्सोजीनियस, अपन मतलब कहने का मतलब है कि आप कैसे पानी लेते हो, ठीक है। पानी आपके शरीर में किस तरह से जाता है, तो आप ड्रिंकिंग बॉटल्स लेते हो, पानी पीते हो, उसके बाद खाना खाते हो, तो खाने के साथ जैसे रसेदार सब्जी खा रहे हो, रस वाली सब्जी खा रहे हो, या फ्रूट्स ले रहे हो तो फ्रूट्स में भी पानी रहता है। तो कहता है किस तरह से हम वाटर इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में और किस तरह से बॉडी से हम वाटर को रिलीज करते हैं, दोनों चीज हो सकता है। यहाँ पे देखता बहुत सारे बिवरेज ले रहे हैं, फूड्स ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम बात यही कर रहे हैं कि एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस प्रोसेस के थ्रू हम किस तरह से फ्लूइड्स लेते हैं या वाटर इनटेक लेते हैं और किस तरह से रिलीज कर रहे हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करके बता रहे हैं, है ना। ये कहते हैं यहाँ सच एज बिवरेज विद इंजेस्टेड फूड एंड इंडोजीनियस मतलब रिलीज वाटर ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन इंजेस्टेड फूड, मतलब अभी आपको डिस्कस करें। जैसे फॉर एक क्वेश्चन है हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कन्वर्ट होता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज 36 ATP एनर्जी रिलीज हो करता है, साथ में हीट। मतलब आपने बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लिया, रोटी खाई, चावल खाया या किसी भी सोर्सेज से जब हम इनटेक करते हैं फूड, तो फूड क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वहाँ पे मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म होगा। तो जब हमारा फूड इनटेक मतलब कन्वर्जन होता है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेटाबॉलिज्म के दौरान फूड्स के अंदर जो पानी होगा उसका क्या होगा, रिलीज होगा, कन्वर्जन होगा, ठीक है। आप देखते हैं सॉलिड मटेरियल एक तरफ चला जाता है और लिक्विड मटेरियल दूसरी तरफ इंटेस्टाइन में जाकर के। तो यहाँ पे कह रहा है कि ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म के केस में भी पानी का लॉस होता है, हीट रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि हम क्या करते हैं
कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है। इसलिए आगे हम इस चार्ट में देखते हैं कितनी कितनी प्लेसेस से कहाँ से हमें कितना हम पानी लेते हैं, डेली इनपुट और डेली आउटपुट। तो ये कहता है आउटपुट ऑफ वाटर यूजुअली सी इन द बॉडी मेनली 4 रूट्स विथ लंग्स। 4 रूट्स हो सकते हैं, मतलब 4 माध्यम हो सकते हैं। पहला लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आप माउथ में ऐसे करते हैं तो एक मॉइस्चर आता है। जब आप इनहेल करते हैं, सांसों को जब छोड़ते हैं तो कभी कभी हाथ में देखिए मॉइस्चर जा रहा है। इसीलिए देखो गर्मी के दिनों में बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो आपके पानी यूरिन फॉर्मेशन कम होती है। आपने देखा गर्मी में पेशाब कम लगती है ना, यूरिनेशन नहीं होता, एक बार सुबह एक बार शाम, क्योंकि क्या होता है बहुत ही माध्यम से हमारा पानी, बॉडी के अंदर का पानी बाहर रिलीज होता रहता है, पसीने के थ्रू, तेज सनलाइट आपकी स्किन में आती है, स्किन बर्नेशंस होता है, जो भी पीनियल ग्लैंड्स होती हैं, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं, स्वीटनेसेस होता है ना। उसी प्रकार आप सांस लेते हैं बार बार। देखो ठंडी के दिनों में आप अभी देखो जब अपनी सांस को बाहर करते हो, हाँ करते हो, तो बाहर देखो धुएं जैसा आता है। इसलिए धुआं आता है कि आपकी एयर माउथ की तो गर्म है, ठीक है, माउथ की मतलब माउथ में, मुंह में से जब अपन हा करते हैं तो सांस क्या होती है बाहर आती है, उसके अंदर क्या होता है एयर्स भी आता है, उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स भी बाहर आते हैं, और बाहर का टेम्परेचर क्या होता है कम होता है, इसलिए क्या हो धुआं धुआं उठता है। लेकिन गर्मी के टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा पानी तो लॉस हो ही नहीं रहा है, पूरा हमारी बॉडी के अंदर पानी तो स्टोर रहता है, इसलिए ठंडी में यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होता है, लेकिन गर्मी में ऐसा नहीं होता। तो कहता है कि 4 रूट के थ्रू वाटर हमारी बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है, 4 रूट्स में। इन एक्सपायर ड्यूरिंग द रिस्पायरेशन के थ्रू, एंड एक्सपायरेशन स्किन थ्रू परस्पायरेशन, मतलब स्किन के थ्रू परफ्यूजन होता है, परस्पायरेशन हो रहा, फेसिस के थ्रू एंड यूरिन के। अपन बाथरूम जाते हैं तब भी हमारे बॉडी से वाटर बाहर जा रहा है, फेसिस जा रहे हैं, फेस होने जा रहे हैं, ठीक है, तो लैट्रिन जाते हैं तब भी फेसिस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर का यूरिन इंटेक्स बाहर जाता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम यही देखते हैं कि किस किस माध्यम से हमारा वाटर इंटेक बाहर होता है, हम किस माध्यम से इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो ये कहता है बैरियल एवरेज डेली इनपुट आउटपुट ऑफ वाटर 24, ये 24 घंटे का एक डायग्राम से ये चार्ट है। एंडोजीनियस की बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग वाटर एंड बिवरेज 1000 से 1500, मतलब कहता है 1.5 लीटर आप पानी ले रहे हो, वाटर इनपुट फूड और खाने के थ्रू 700 ml, इतना पानी आप ले रहे हो। मतलब सिंपल की बात, कहते हैं लोग कि 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, लेकिन कोई पी नहीं पाता है, पीता भी नहीं, लेकिन 1-1.5 लीटर तो पानी आदमी खाने के साथ ऐसा पी लेता है नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की बात कर रहा है ना। उसके बाद एंडोजीनियस के थ्रू वाटर रिलीज ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एंड ऑक्सीडेशन फूड, मेटाबॉलिक प्रोसेस जब होती है तो उसके थ्रू रिलीज हो जाता है। तो कितना हुआ 1000, 15, 7, 22, तो 2000 से 2500 लीटर इनपुट हुआ। अब आप देखिए कि कितना आउटपुट होगा, तो रिस्पायरेशन के थ्रू एक्सपायरेशन 400 ml, परस्पायरेशन के थ्रू 400 ml, यूरिन के थ्रू 1 से 1.5 लीटर, और फेसेस के थ्रू 200 ml तक बात कर रहे हैं, 200 ml। तो आप देखिए पूरा कितना हुआ, जितना इनपुट किया उतना आउटपुट निकाल दिया। तो इस तरह से इनटेक वाटर की हमारी बॉडी की मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ये सारे फ्लूइड्स और ये सारे इनटेक करते हैं, पानी जल किस तरह से माध्यम से शरीर में लेते हैं, ठीक है। अब खाने के साथ में आप पानी भी ले रहे हो, लेकिन अलग भी अब मान लो सब्जी खा रहे हो, है ना, तो उसके अंदर आयरन्स बता रहे हैं, पालक खा रहे हो, पालक के अंदर आयरन्स है, तो डिफरेंट डिफरेंट से जो प्रोटीन्स हैं, आयरन्स हैं, किसी किसी माध्यम से आप शरीर के अंदर चला जाता है। ये कहता है कि किस तरह से वाटर का आउटपुट होगा, उसके कौन कौन से सोर्सेस होते हैं। तो ये कहता है इनटेक इन टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज इन हॉट मंथ ऑफ द ईयर में बी मच मोर विच में बैलेंस बाय एक्सेसिव परस्पायरेशन एंड इरिस्पायरेशन। गर्मी के टेम्परेचर में देखा होगा इन हॉट, अगर गर्मी के दिनों में देखा होगा, हम थोड़ा सा भी चलते हैं, सांस फूलती लगती, सांस आती है तो हम जल्दी जल्दी क्या सांस लेते हैं, तो अंदर का जो वाटर होता है वो लॉस होता है। परस्पायरेशन होता है, रिस्पायरेशन श्वसन तंत्र के थ्रू, गर्मी में देखो 2 किलोमीटर चलते हैं प्यास लगने लगती है। क्यों प्यास लगती है, क्योंकि हमने बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हमारे बॉडी से
क्या हो रहा है, पानी ऑलरेडी क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, पसीने के थ्रू जा रहा है, श्वसन तंत्र के थ्रू जा रहा है, मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू है। ठीक है। दूसरा है यूरिन एक्सक्रीशन जनरली मोर इन कोल्ड क्लाइमेट, है ना, यूरिन का एक्सक्रीशन ज्यादा होता है ठंडी में दिन। ठीक है। बैलेंस डिमनाइज वाटर लॉस बाय द क्योंकि परस्पायरेशन नहीं हो पाता ना, कहाँ से होता है, ठंडी में, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है नहीं, शरीर का ही टेम्परेचर ज्यादा है, तो वाटर हमारे अंदर लॉस ही नहीं होगा। अब नहीं कहा, जब पानी को गर्म करते तभी तो भाप बन के उड़ेगा, तो पानी गर्म ही नहीं होगा तो भाप बन के कैसे उड़ेगा, है ना, तो बॉडी के अंदर स्टोर रहता है। इस कारण से ठंडी के दिनों में यूरिन का सिक्रेशन ज्यादा होता है ना। तो कहता है हॉट क्लाइमेट बैलेंस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर रिस्पायरेशन इंक्रीज द परस्पायरेशन। उसके बाद होता है आउटपुट इंक्रीज इन मल्टीपल फोल्ड्स ड्यूरिंग द डायरिया के केस में डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टूल। अब आप देखो लूज मोशन हो रहा है, बार बार आप फ्रेश होने के लिए जा रहे हैं, तो वाटर इनटेक जो हुआ वाटर बाहर जाएगा, फेसेस फ्लूइडिटी एंड साइज। द वाटर इनटेक रेगुलेट द थर्स्ट सेंटर, a reduced intake water, excessive loss of body water result in the concentration of body fluids, consequence rise their osmotic pressure। अब आप देखते हो जैसे कभी कभी देखा होगा कि किडनी में लोड हो जाता है, कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब बाथरूम नहीं आ रही है, तो क्या होता है, आप पानी पिए जा रहे हैं, तो होता क्या है कि आपके बॉडी के अंदर स्वेलिंग आने लगती है, मसल्स आपकी स्वेल होने लगती है। ठीक है, ये भी होता है। अगर एक्सेसिव इनटेक वाटर, अगर लॉस ज्यादा हुआ है वाटर, तब भी दिक्कत हो रही है स्किन में, क्या बोले सर, किसमें स्वेल होने वाला था? स्किन में जलन होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह से देखा होगा कि जब एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का तब भी दिक्कत होती है, या वाटर हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा स्टोर होने रहा है, वो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, मतलब किडनी के रीनल मैकेनिज्म प्रॉपर वर्क नहीं हो रही है। उसी प्रकार हमने कहा था जब भी रीनल मैकेनिज्म अनबैलेंस होगी, बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो अनबैलेंस होने लगता है, जिसका इफेक्ट कहाँ जाता है, हार्ट पर पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शंस हैं मेन, हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स का मेन फंक्शंस क्या कहते हैं, देखिए मसल्स का कंट्रक्शन करना, नर्व का इम्पल्स, नर्व इम्पल्स हो रही है, इम्पल्स ट्रांसमिशन हो रही है, उसका मेजर रोल्स है। सेलुलर सिग्नल, जो सेल से सिग्नल मिलता है ना, कि कोई भी हमको किस पार्ट में बॉडी का टच कर रहा है, दर्द हमारे बॉडी के कहाँ पे हो रहा है, जब हम मेडिसिन लेते हैं वही सिग्नल तो ब्लॉक होता है। सेलुलर सेल का ट्रांसपोर्टेशन, वेस्ट एक्सक्रिएशन, वेस्ट मतलब होता है एक्सक्रिएशन ड्यू टू फेसेस या यूरिन के थ्रू, मेंटेन्स द पीएच भी मेंटेन करता है ना, और ब्रीथिंग, श्वसन तंत्र, ये सारी चीजें मेन फंक्शन है हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का, या मेजर इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस की। तो यहाँ पे देखा है सोडियम आयन एसिटाइलकोलिन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, बॉडी के अंदर एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स में, कैल्शियम आयन, तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर का जो फंक्शन होता है, मतलब इम्पल्स कंडक्शन, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखिए साइटोसोल है, पोटेशियम आयन यहाँ, तो इसके अंदर 3 मैकेनिज्म होती है, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन, ये न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म है, आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि किस तरह से इम्पल टर्मिनेशन या न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे ये आयन। ठीक है, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मेन है, आयन चैनल है, अल्फा रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर, डिफरेंट डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं जो हमारे बॉडी के फंक्शन में इंपॉर्टेंस रोल होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इन चारों आयन का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी। जब आप नेक्स्ट क्लास से कोलॉजी पढ़ोगे, फार्माकोलॉजी, तो सब भी जहाँ पे भी मैकेनिज्म आएगा कि ये ड्रग किस तरह से काम करती है, हमारी बॉडी किस तरह से मैकेनिज्म काम करती है, यहाँ पे एक इसके लिए मेन आएगा, मेन फंक्शन सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है। These are large number of products and general heating replacement therapy which are caused by physician body itself unable to correct on electrolyte imbalance due to change in composition of the fluids. These product include में क्या होगा, electrolytes, acid, base, blood product, carbohydrate, amino acids and प्रोटीन, these प्रोडक्ट इंक्लूड, इनमें सारी चीजें होती हैं। तो हम इसी के लिए फिर क्या देते हैं, इसमें रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, मतलब जब भी आयंस की कमी हो जाती है ना, हम रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं। उस रिप्लेसमेंट से थेरेपी के अंदर एसिड बेस भी हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो जाते हैं।
ठीक है। तो कंपोनेंट्स के अंदर ये हमने डिस्कस कर लिया, इंट्रोसेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर ये भी हमारे मैकेनिज्म हो गए, ये सारे हमने डिस्कस कर लिया। इंटेस्टाइनल सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सारे टर्म हमारे डिस्कस हमने कर लिए हैं ना। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इंटेस्टाइनल वेस्कुलर फ्लूइड्स है ना। 63% हमारे मेम्ब्रेन्स बॉडी सेल के हिसाब से, उसके अंदर टोटल बॉडी में इंटेस्टाइनल फ्लूइड्स भी है, प्लाज्मा है, लिम्फ्स हैं, ट्रांससेलुलर के फ्लूइड्स के अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा पहला पार्ट कवर हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट कवर होता है, ये एक्स्ट्रासेलुलर मैकेनिज्म के अंदर हम ये पहला